हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम 10th क्लास का भूगोल विषय कर रहे थे और भूगोल विषय के अंतर्गत हमने 3 चैप्टर वो कंप्लीट कर लिए थे और 4th चैप्टर कर रहे थे हम, जिसका नाम है कृषि। और कृषि का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने कृषि के बारे में, कृषि की डेफिनेशन, कृषि के टाइप्स जो है वो, और सस्य ऋतुओं के बारे में, इन तीनों ही चीजों के बारे में हमने फर्स्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन कर लिया था। आपने अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो एक बार फिर बता देते हैं, अब तक के 3 लेसन और कृषि का जो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, वहां पे आपको ये सब मटेरियल है वहां पे उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कृषि और कृषि का जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आज मैं ये। ठीक है, उनको आज डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कृषि के ऊपर प्रभाव। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिला है। और सेकंड क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए गए सुधार, कि अब तक भारत सरकार ने किसानों के हितों के लिए क्या क्या सुधार किए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम चलते हैं, पहले वैश्वीकरण के कृषि के ऊपर प्रभाव की चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके ध्यान में आ रहा होगा कि वैश्वीकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण क्या होता है, 2 देश होते हैं कोई भी, ठीक है, उन दोनों ही देशों की मार्केट जो है या बाजार है उसको आपस में जोड़ना। ठीक है, यानी कि 2 देशों के बाजार को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज से चिपकाने की कोशिश की, नहीं, हमें उसको समझना है। कैसे जोड़ेंगे कि मान लेते हैं एक देश है इंडिया और एक है अमेरिका। ठीक है, इन दोनों ही देशों के मार्केट को कैसे जोड़ेंगे कि भारतीय जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका के बाजार में मिले और अमेरिकन जो प्रोडक्ट है वो भारतीय बाजारों के अंदर मिले। ठीक है, यानी कि विभिन्न देशों के अंदर विभिन्न देशों के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं वो उपलब्ध हो, तो वो क्या होगा, वो वैश्वीकरण कहलाएगा एक प्रकार से। ठीक है, तो वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से भारत में भारतीय जो कृषि है उसके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिला है, उसके ऊपर डिस्कशन है। उसके हम जो नीचे दिए गए हैं उन प्रभावों की एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा। हमने फर्स्ट जो पार्ट किया था कृषि का, उसमें हमने किया था वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, देखो, जो कृषि बाजार में मूल्य और मांग को ध्यान में रखते हुए जो की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा मिला है। अगर भारतीय जो उत्पाद है उसका अमेरिका में डिमांड है, ठीक है, तो भारतीय किसान किस चीज की, जो अमेरिका में जिस चीज की डिमांड है, जिसका ज्यादा पैसा मिल रहा है, उन फसलों को उगाने लगा है अब। ठीक है, अब वाणिज्य फसलों को भारतीय किसान उगाने लगा है, जैसे चाय है, ठीक है, गन्ना है, कॉफी है, इस प्रकार की जो कपास है, सरसों है, ग्वार है, इस प्रकार की जो वाणिज्यिक फसलें हैं, अब उस किसान ने जो पहले केवल खाद्यान्नों का उत्पादन करता था, गेहूं और चावल तक सीमित था, उसने अब चाय, गन्ना, कॉफी, पटसन है या जो अन्य जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं उसको उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहला प्रभाव क्या, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा मिला है। किसान ने अब खाद्यान्नों की तरफ उनका मोह भंग हो गया और अब वो वाणिज्यिक फसलों को उत्पादन करने लगा है। सेकंड जो पॉइंट है वो तकनीक का उपयोग बढ़ा है। ठीक है, जो तकनीक अमेरिका, जो तकनीक चाइना के अंदर, जो तकनीक जापान के अंदर उपलब्ध होती थी, वहां के किसान जो तकनीक इस्तेमाल करते थे, आज वैश्वीकरण के कारण वो तकनीक भारतीय बाजारों में भी उपलब्ध होने लगी है। ठीक है, और भारतीय किसान उस तकनीक को खरीद कर अपने खेतों के अंदर उसका उपयोग करने लगे हैं। आज चाइनीज जो है हार्वेस्टर है, जापान में है, कनाडा में, और अमेरिका के अंदर जो हार्वेस्टर है, जो थ्रेसिंग मशीनें हैं, जो कंबाइन मशीनें हैं, जो कल्टीवेटर वगैरह है, वो जो चीजें होती हैं वो आज भारतीय किसान भी यहाँ भारत में, जापान की चीज भारत में उपलब्ध हो रही है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। उससे क्या हुआ, उससे उत्पादन बढ़ रहा है किसान का, उसको मेहनत कम करनी पड़ रही है, कम मेहनत में उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न क्रांतियां, तीसरा जो पॉइंट है वो विभिन्न क्रांतियों का आगमन भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत में
इन चीजों के आने के कारण देखो, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा मिलने, तकनीक के आने, नई जो अचवाई हुई बीज है उनके आने के कारण क्या हुआ, विभिन्न क्रांतियां आई हैं। एक तो देखो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का आगमन हुआ है। एक श्वेत क्रांति है, उसका आगमन हुआ है। पीली क्रांति है। इस प्रकार की बहुत सारी क्रांतियों का आगमन हुआ है और वो केवल वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, हरित क्रांति के तहत खाद्यान्नों का उत्पादन है उसको बढ़ावा मिला है। ठीक है, श्वेत क्रांति के चलते क्या हुआ है, दुग्ध उत्पादन जो है उसका उत्पादन बढ़ा है, पशुओं की नस्लों में सुधार हुआ है कुछ हद तक। पीली क्रांति के अंतर्गत दलहन जो फसलें होती हैं उनके उत्पादन में बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार की क्रांतियों का आगमन केवल वैश्वीकरण के कारण देखने को मिला है। ठीक है, तो ये प्रभाव भी देखने को मिला है कि विभिन्न क्रांतियों का भारत में आगमन हुआ है। फोर्थ जो क्या है वो ऋण की सुविधा। ऋण की सुविधा क्या हुई है कि एक अमेरिका का जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो अब भारत के अंदर पैसा लगाने लगा है। ठीक है, पैसा कैसे लगाएगा, वो भारत में बैंक स्थापित कर देगा। ठीक है, तो बैंक स्थापित किए भारत के अंदर और उन बैंकों के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा। ठीक है, वो केवल वैश्वीकरण के, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो भारत अपनी मार्केट को दूसरे देशों के लिए नहीं खोलता। ठीक है, और नहीं खोलता तो यहाँ पे पूंजीपति है वो पैसा नहीं लगा सकते थे, वो बैंकों की स्थापना नहीं कर सकते थे या अन्य सुविधाएं विकसित नहीं कर सकते थे। ऐसा केवल वैश्वीकरण के कारण हुआ। ठीक है, तो बैंकों की स्थापना हुई ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत और उन बैंकों के माध्यम से किसानों को अब सस्ती दर पर क्या मिलने लगा है, ऋण उपलब्ध होने लगा है, जो लोन है वो उपलब्ध होने लगा है एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बाजार की सुविधा। बाजार की सुविधा पहले ही चर्चा की थी। वैश्वीकरण क्या उपलब्ध कराता है, वैश्वीकरण मार्केट उपलब्ध कराता है। ठीक है, कैसे उपलब्ध कराता है, पहले जो भारतीय जो किसान था वो जो उत्पादन करता था वो केवल देश में बिक्री होती थी। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो जो किसान जो भारत में उत्पादन करता है, चाहे गेहूं है, चावल है, चाय, पटसन, किसी चीज का उत्पादन करता है, वो चीज अब अमेरिका के बाजार में उपलब्ध हो रही है। वो जापान में, वो चाइना में, वो फ्रांस के अंदर, वो कनाडा के अंदर वो चीज जाकर बिक रही है। ठीक है, तो उसके लिए भारतीय किसान के लिए क्या मिला है कि एक मार्केट उपलब्ध हुई है, एक बाजार उपलब्ध हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक निर्यात में वृद्धि हुई है। पहले कुछ गिने चुनी चीजें आती हैं उनका ही निर्यात करता था, या भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं था कि वो निर्यात करने के लिए उसके पास कुछ शेष बचे। शेष कब बचने लगा, विभिन्न क्रांति आई, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, जिससे दुग्ध उत्पादन और फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई उत्पादन में तो अधिशेष बचने लगा किसान के पास, और अधिशेष बचने लगा तो वो क्या करने लगा, दूसरे देशों के अंदर उसने निर्यात करना शुरू कर दिया। और किसान निर्यात करने लगा तो उसकी आय बढ़ी, इनकम बढ़ी। इनकम कैसे बढ़ी कि जो विदेशी पूंजी है वो भारत में आई, उससे भारत की जो इकोनॉमी है उसमें भी सुधार हुआ और एक किसान की आय भी बढ़ी। ठीक है, तो ये जो है ये वैश्वीकरण के प्रभाव है। वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा, तकनीक का उपयोग, विभिन्न क्रांतियों का आगमन, ऋण की सुविधा, बाजार की सुविधा और निर्यात में वृद्धि। आगे आप कर सकते हो, आय किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकते हो, या भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार भी कर सकते हो। इस प्रकार से भी कर सकते हो आपको, लेकिन मेन जो पॉइंट थे वो 6 पॉइंट है जो भारतीय कृषि के ऊपर वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, इनको हल्के में नहीं लेना है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम कि भारत सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए गए सुधार, या ये क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है कि भारत सरकार ने किसानों के हितों के लिए कौन से संस्थागत सुधार किए हैं, या ऐसे भी आ सकता है कि भारत सरकार ने किसानों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन से सुधार किए हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपको ये पॉइंट याद रखने, लगभग 10 पॉइंट के आसपास होंगे ये। ठीक है, 10 के 10 पॉइंट सिंपल से हैं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में ये सब चीजें हम इनको जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन पे गौर नहीं करते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर, अक्सर न्यूज के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हम ज्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करते। सिंपल सी चीज है। तो इनके ऊपर आते हैं कि भारत सरकार ने अब तक, जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय इकोनॉमी है वो बहुत वीक थी, बहुत कमजोर थी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उस समय न तो भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर था, न यहाँ पे उद्योग थे, न यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा विकसित थी, तो बहुत कमजोर स्थिति थी। और उस समय जो भारतीय किसान था वो जमींदारों के अंडर में रहकर कार्य करता था।
ठीक है। और जमींदार क्या करते थे, जमींदार किसानों का शोषण करते थे। जमींदार भूमि के मालिक होते थे और भूमि के मालिक होने के चलते वो किसानों से बेगार पर कार्य कराते थे, बिना पगार दिए कार्य कराते थे। कुछ जो जमींदार होते थे वो कुछ उसको थोड़ा अनाज देते थे, फिर कृषि कर लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ सरकार ने कुछ कदम उठाने शुरू किए। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने, किसानों के हालातों में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए और वो कदम एक एक करके हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले क्या है, जोतों की चकबंदी एवं जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। जोत क्या होता है, जोत होता है खेत है, ठीक है। खेतों की चकबंदी की गई। पहले क्या था कि एक किसान है, उसके पास एक गांव के अंदर ही जो खेत थे वो अलग अलग जगह पर, 2 एकड़ एक जगह पे है, 3 एकड़ एक जगह पे, 5 एकड़ एक जगह पे है, ऐसे बिखरे हुए थे खेत, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि इस प्रकार से बिखराव से वो किसान उन खेतों के अंदर अच्छी प्रकार से देखभाल नहीं कर पाता, ठीक है। एक खेत के अंदर जाएगा, फिर दूसरे के अंदर जाना पड़ेगा, फिर तीसरे में, ऐसे घूमता रहेगा वो, ठीक है। ऐसे घूमेगा तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। तो सरकार ने क्या कदम उठाया कि सरकार ने उन सभी खेतों को एक जगह पे ही शिफ्ट कर दिया, उनको इकट्ठे कर दिए एक प्रकार से खेतों को, ठीक है। और खेतों को या जोतों को एक जगह पे इकट्ठा करना ही उसकी चकबंदी कहलाता है। और इन खेतों के लिए विशेष रास्तों का प्रबंध किया गया, ठीक है। रास्ते जो होते हैं वो भी विशेष रास्ते इनके लिए उपलब्ध कराए गए सरकार ने। तो खेतों को इकट्ठा किया गया और जो रास्ते है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई। दूसरी बात हम चर्चा कर रहे थे, जमींदारी प्रथा जो अब तक अंग्रेजों के शासनकाल में जो जमींदारी प्रथा जो किसानों के शोषण के लिए जिम्मेवार मानी जाती थी, वो जमींदारी प्रथा है, वो उसका अंत करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने क्या किया, जमींदारों से जो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उनसे भूमि छीन कर किसानों को बांट दी गई, ठीक है। इसके अंतर्गत एक चीज याद आती है कि महात्मा गांधी हुए, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक जो ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे ये गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, ठीक है। गांधी जी के विचारों का बहुत ज्यादा अनुसरण करते थे और गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी इनको माना था, विनोबा भावे को। ये जो व्यक्ति थे ये गांधी जी के शहादत के पश्चात, उनकी हत्या के पश्चात उनके विचारों को देश के अंदर अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए देश के अंदर बहुत सारी उन्होंने यात्राएं की। एक समय अपनी यात्रा के दौरान वो आंध्र प्रदेश के पोचामपल्ली, एक गांव है पोचामपल्ली, आंध्र प्रदेश में है ये। आंध्र प्रदेश के अंदर एक गांव है पोचामपल्ली, वहां पे विनोबा भावे पहुंचे गांधी जी के विचारों को लेकर, ठीक है। तो वहां पे भाषण दे रहे थे, वहां पे, ठीक है, ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे विनोबा भावे। तभी वहां के कुछ किसानों, लगभग 80 के आसपास जो वहां के स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने विनोबा भावे से एक निर्मम अपील की कि हमारी जीवन यापन करने के लिए हमें भूमि के कुछ टुकड़े हैं या खेत हैं वो हमें दिए जाएं, ठीक है। तो उस समय विनोबा भावे के भाषण के दौरान ही एक वहां का जो जमींदार कह सकते हैं या ऐसे व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, उसने उस दिन उस भाषण के उसी समय वहां के जो 80 जो व्यक्ति थे, वहां के जो स्थानीय नागरिक थे, उनको एक एक एकड़ जमीन देने का आह्वान किया था, ठीक है। दान कर दी थी एक प्रकार से एक एक एकड़ 80 किसानों को। उसको नाम दिया गया था उन्होंने भूदान। भूदान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि भूमि का दान किया था। इसके पश्चात क्या हुआ कि इसी चीज को भूदान जो पोचामपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था, उस विचार को विनोबा भावे अन्य अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे तो वहां पे भी उसका प्रचार प्रसार करते रहते थे, ठीक है। और प्रचार प्रसार से प्रभावित क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास पूरे के पूरे गांव होते थे, ठीक है, तो उन्होंने कर्ज से बचने के लिए या इस चीज से प्रेरणा लेते हुए जो भूदान जो आंदोलन था उससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने पूरे के पूरे गांव दान कर दिए थे और उसको नाम दिया गया था उसने ग्राम दान।
ग्राम दान आंदोलन का नाम दिया था। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए थे, तो विनोबा भावे ने चलाए थे। ऐसे भी पूछा जा सकता है गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे, वो विनोबा भावे थे। ठीक है, या ऐसे पूछा जाए भूदान आंदोलन क्या था, तो आपको बताना है कि विनोबा भावे गांधी जी के शहादत के पश्चात देश के अलग अलग हिस्सों में गए। उस दौरान एक समय वो आंध्र प्रदेश के पोचापल्ली गांव में पहुंचे थे। वहां के 80 नागरिकों ने विनोबा भावे से अपील की कि हमें अपने जीवन यापन के लिए कुछ भूमि का कुछ टुकड़ा मिल जाए। ठीक है, तो वहां के एक जमींदार थे, एक व्यक्ति थे, जिन्होंने उसी समय उन किसानों को एक एकड़ यानी कि 80 एकड़ जमीन है, भूमि है, वो दान कर दी थी। उसको नाम दिया गया था भूदान। और उसी से प्रभावित होकर अलग अलग देश के अलग अलग जमींदारों ने पूरे के पूरे गांव दान कर दिए थे, जिसको ग्राम दान योजना कहा गया था। ठीक है, इस दोनों ही आंदोलनों को नाम दिया गया था रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया था कि बगैर रक्त बहाए एक ऐसी परिवर्तन, एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आए थे विनोबा भावे, जिसके माध्यम से जो छोटे किसान थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको धीरे धीरे जमीन मिली थी। ठीक है, तो ये जमींदारी प्रथा के अंत के ऊपर चर्चा करते। एक अच्छी सी स्टोरी है, आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। ये छोटा सा, एक बार पढ़ने के पश्चात तुरंत याद हो जाती है, उसमें ज्यादा कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो सरकार ने कदम उठाया, पहला तो जोतों की चकबंदी यानी कि खेतों को इकट्ठा किया, जमींदारी प्रथा का अंत किया, जमींदारों से जमीन लेकर किसको दी गई, भूमिहीन किसानों को बांट दी गई। ठीक है, सेकंड जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी बोलते हैं जिसको। ठीक है, सरकार क्या करती है, किसानों को लाभ देने और किसानों के उचित मूल्य देने के लिए, बिचौलियों की मार से बचाने के लिए उचित मूल्य देने के लिए एमएसपी जो है वो निर्धारित करती है। एमएसपी क्या होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसी भी फसल की बुआई से पहले, कोई फसल बोनी है उससे पहले ही सरकार द्वारा उस फसल का मूल्य निर्धारित कर देना। किसी फसल की बुआई से पहले ही उस फसल का मूल्य निर्धारित कर देना क्या कहलाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है उसको। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर, जैसे वर्तमान में बाजरा बोया, बाजरे के बोने से पहले ही डिसाइड कर दिया सरकार ने कि बाजरे का भाव होगा वो 2150 रुपये होगा। गेहूं है, गेहूं की बुआई होगी, उससे पहले ही एमएसपी निर्धारित कर देगी सरकार की जब उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें गेहूं है वो इस मूल्य के ऊपर उसकी बिक्री होगी। ठीक है, तो होने से पहले ही उसका मूल्य डिसाइड कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एमएसपी कहा जाता है। तो एमएसपी डिसाइड कौन करती है, भारत सरकार करती है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना, सरकार ने 2 तरह की फसल बीमा योजना चलाई है, किसानों को ध्यान में हितों को ध्यान में रखते हुए। देखो, फसल बीमा योजना क्यों चलाई, कोई भी आपदा, चाहे वो बाढ़ है, चाहे वो सूखा है, चाहे ओलावृष्टि है, या किसी बीमारी के कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो उसको उसकी फसल का उचित मूल्य दिया जाता है इस योजना के तहत, फसल बीमा योजना के तहत। इस योजना के तहत सरकार ने 2 बीमा योजनाएं चलाई हैं। एक तो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको ऐसे के ऐसे हिंदी में लिखते हैं और ऐसे ही इंग्लिश में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को किसी आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो उसको उस फसल का उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। एक जो योजना है वो है PAIS, पैस योजना है। ठीक है, पैस क्या है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नाम से है। ठीक है, इसके तहत क्या है, इसके तहत सरकार किसानों को किसी भी दुर्घटनावश किसान की मृत्यु हो जाती है, कुछ प्रीमियम तय करना होता है इसके लिए, चाहे वो 2 रुपए पर डे के हिसाब से है या अलग अलग स्कीम है। उसके तहत अगर किसान बीमा कराता है तो उसको किसी दुर्घटना के कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है, पेश के तहत किसी किसान की उसके खेत के अंदर डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, उसके परिवार को 5 लाख मुआवजे की सुविधा दी गई है इस फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक प्रधानमंत्री मान धन योजना चलाई है, जिसके तहत किसानों को 6000 रुपये वार्षिक प्रीमियम
6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है सरकार के द्वारा बीज और खाद खरीदने के लिए। ठीक है, तो वो भी इसी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कृषि यंत्रों पर सहायकी की बात की जाती है। सहायकी होती है सब्सिडी, सब्सिडी उपलब्ध रहती है। कृषि के जो यंत्र होते हैं, चाहे वो कोई हार्वेस्टर है, चाहे थ्रेसिंग मशीन है, चाहे कल्टीवेटर है, पंप सेट है, सोलर पंप सेट विशेष रूप से, इस प्रकार के जो महंगे यंत्र है जिसको किसान खरीदने में असमर्थ होता है, ठीक है, उन किसानों को उन यंत्रों के ऊपर 10 से 50%, 60% तक सब्सिडी, यानी कि वो इतने परसेंट तक सस्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। मान लेते हैं कोई भी चीज अगर 10,000 रुपए की है, 10,000 रुपए की है, तो सरकार उसको 5,000 रुपए में उपलब्ध कराती है। ठीक है, 5,000 रुपए में, और 5,000 जो बचते हैं वो सरकार वहन करती है अपनी तरफ से, अपनी जेब से वहन करती है वो एक प्रकार से। ठीक है, तो जो भी कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर सब्सिडी उपलब्ध कराती है ताकि किसान है वो विभिन्न यंत्र है वो उनका उपयोग अपने खेतों में कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उनकी स्थापना की है सरकार ने। इनके अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर क्या किया जाता है, जो एचवाईवी बीज जो होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी जो होती हैं, संकर किस्म के जो नए उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, उनका जो अनुसंधान किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, वो इनके अंदर की जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो एजुकेशन दी जाती है कृषि से संबंधित, वो इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, नए कोई बीज का ऊपर कोई अनुसंधान करना है या और जो नई नई जानकारी उपलब्ध करानी है, वो इनके अंदर उपलब्ध कराई जाती है कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसके तहत आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के अंदर हिसार में कृषि विद्यालय स्थापित किया गया है। हिसार में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, हिसार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जो कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार की सुविधाएं और रिसर्च का कार्य करता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाजार की सुविधा। देखो, किसान है वो अपनी फसलों का उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन अगर उसकी फसलों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होगा उसके लिए, तो उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। जैसे वर्तमान समय में जो कोरोना संकट फैला हुआ है, तो उस समय के अंदर अगर इस बीमारी के दौरान किसान अपने उत्पादन को दूर लेके जाते, तो बीमारी का भी भय था, और दूर लेके जाते तो उसकी लागत बढ़ जाती है, जो परिवहन लागत है वो बढ़ जाएगी, परिवहन लागत बढ़ेगी तो उसकी बचत होती है वो कम हो जाती है। तो सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार कोई गांव है उस गांव के पास ही बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। जैसे कोरोना संकट के दौरान प्रत्येक गांव या 2 गांव 4 गांव के अंदर एक एक बाजार है, ऐसे कह सकते कि मंडियों की स्थापना की है। ठीक है, ताकि किसान को दूर न जाना पड़े। तो किसानों की लागत को कम करने और उसकी फसल को बेचने के लिए सरकार क्या करती है, गांव के नजदीक ही मंडी स्थापित करती है या बाजार की सुविधा उपलब्ध कराती है जहां पे किसान अपनी फसल को बेच सकता है। नेक्स्ट जो है वो पशु अस्पतालों की स्थापना की है। देखो, हमने कृषि की डेफिनेशन के अंतर्गत किया था कि कृषि केवल फसलों का उत्पादन ही शामिल नहीं होता है, इसके अंदर पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पशुपालकों के लिए अपने पशुओं की अच्छी प्रकार से देखभाल करने, उनको बीमारियों से दूर रखने, दूध उत्पादन कैसे बढ़ाना है या कौन सी बीमारी के दौरान कौन सी दवाइयां उपलब्ध करानी है, ठीक है, तो वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गांव या 2 गांवों के अंदर एक पशु अस्पताल है वो स्थापित किया सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, कृषि सम्मेलन। देखो, किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देने, ट्रेनिंग देने के लिए और नई मशीनों के बारे में, नए नए बीजों के बारे में, नए नए फर्टिलाइजर जो है उनके बारे में, नई नई खाद जो है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करती है, किसानों को किसी स्थान विशेष पर एक सम्मेलन के माध्यम से इकट्ठा करती है। वहां पे कृषि से जुड़े हुए जो महान वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान करता है, ठीक है, जो विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो वहां पे कृषि से जुड़ी हुई जानकारी वो किसानों को इन किसान सम्मेलनों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, और इस जानकारी को हासिल करके किसान उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सहकारी समितियां की स्थापना। सरकार ने क्या किया है कि जो भारत के गरीब किसान है उसके लिए
ग्रामीण बैंक और सहकारी समिति, जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोला जाता है, उनकी स्थापना की है। उसके माध्यम से किसान को क्या लाभ होता है? इनके माध्यम से किसान को क्या लाभ होता है? देखो, सस्ता ऋण व बीज, खाद, ये सब चीजें हैं, ये इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि जो ग्रामीण बैंक है उनके माध्यम से तो सस्ता ऋण उपलब्ध कराता है सरकार, और खाद और बीज उपलब्ध कराती है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत सरकार है वो किसान केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है। ठीक है, किसानों को एक किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, जिसके माध्यम से किसान है वो 25,000 रुपए तक लोन है वो ले सकता है बीज और खाद खरीदने के लिए, और वो बहुत ही सस्ती दर पर, केवल 4% वार्षिक दर इतना सा होता है, इतनी सस्ती दर पर वो उसको ऋण उपलब्ध होता है। और ये किसके माध्यम से? ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त यूरिया का वितरण होता है, सस्ता बीज आता है, खाद आती है, अन्य खादें, वो भी इसके माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से स्थापित जो वितरण है वो करने का कार्य करती है सरकार। इसके अतिरिक्त लास्ट जो पॉइंट है वो है मौसम विभाग की स्थापना। सरकार ने, देखो पहले क्या होता था, जब इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट नहीं था, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना नहीं थी, तो उस समय बहुत सारे किसानों की विभिन्न आपदाओं के, चाहे वो ओलावृष्टि या अत्यधिक बारिश या सूखे जैसी संभावना, मानसून के लेट आने, मानसून के पहले आने, इस प्रकार की जो आपदा आती थी उससे उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। अब क्या होता है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना के पश्चात किसान को बारिश होने, ओलावृष्टि, ठंड ज्यादा पड़ने, कम पड़ने, या बारिश होने, मानसून के पहले आने और बाद में आने की सब सूचनाएं हैं वो 1 महीना 2 महीना या कुछ समय पहले ही पता चल जाती है। इंडियन जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो है, IMD जो है, वो पहले इसकी घोषणा कर देता है। ठीक है, और जिसके माध्यम से किसान पहले ही, बारिश आने से पहले या कोई ऐसी आपदा आने से पहले ही अलर्ट हो जाता है और जितना संभव हो उसके अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे जो मौसम विभाग घोषणा करता है कि अभी बारिश होने वाली है तो वो बुआई न करे, ठीक है, या बारिश होने वाली है तो उसकी सिंचाई न करे, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उससे पहले ही बच सकता है अब किसान। वो ऐसा संभव हुआ है मौसम विभाग की स्थापना के पश्चात। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कशन किया है वो वैश्वीकरण के भारतीय कृषि के ऊपर प्रभाव और भारत सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है या सुधार क्या क्या किए गए भारत सरकार ने किसानों के हितों के लिए। तो दोनों ही क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। इस लेसन से पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि ये लेसन है वो लगभग 7 नंबर का आता है एनुअल एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसके अंतर्गत। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो हल्के में नहीं लेना है। पहले आपको कोई एक बात याद दिला देता हूं, मैं हर बार स्टूडेंट को बोलता हूं कि कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप बगैर हेडिंग के करेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट नंबर, पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले इनकी हेडिंग याद करनी है कि वैश्वीकरण, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा, तकनीक का उपयोग, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, चाहे वो एक्सप्लेन 2 लाइन के अंदर हो जाए, लेकिन हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे तब आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता आपका। ठीक है, तो आपको इसको पहले हेडिंग और फिर इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। और मेरे हिसाब से ये दोनों ही क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इनमें ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त विनोबा भावे का भूदान और ग्राम दान आंदोलन है, वो आप एनसीईआरटी की बुक जो है उसके अंदर भी पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त मैंने अच्छी सी कहानी के टाइप्स में आपको बताने की कोशिश भी की है, शायद न भूलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगा, विभिन्न फसलों के लिए भौगोलिक दशाएं, हम कंप्लीट की कंप्लीट 4-5 जो महत्वपूर्ण फसल है जो लगातार क्वेश्चन आ रहा है उनका एक वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगली क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्वेश्चन आने वाला है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है जो हो सकता है कि ये मेरी भविष्यवाणी भी मान के चलिए कि वो बोर्ड एग्जाम में आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।